जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। जो दोस्तों यूपीपीएससी जैसी एलटी एग्जाम जो 17 जनवरी 2026 को एग्जाम होना है उसके लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। कंप्लीट हम लोग 30 नंबर की तैयारी कर रहे हैं एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जीएस क्लास डेली अटेंड करा करिए, उसकी भी लेक्चर चल रहा है चैनल पर, तो एक बार आप लोग चैनल को जरूर विजिट करिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न बनता क्या है। प्रश्न बनता क्या है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में, जो जीआईसी एलटी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल, बाजरा। अब आपको इसमें बताना है उपयुक्त में से कौन सा या कौन सी प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है। तो आप लोग बताइए, मैं 2 से 3 सेकंड का वेट करूंगा, आप लोग भी मेरे साथ कमेंट में आंसर बताते चलेंगे। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप लोग ये बताएंगे कि 30 प्रश्नों में किस मित्र का कितना सही हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिएगा। एक और दो दोनों है, 2 3 या केवल 3 या 1 2 3 सभी। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में। तो पहले का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे है डी, यानी 1 2 3 सभी सही है। मतलब आपका मूंगफली एंड तिल और बाजरा ये सभी वर्षा आधारित फसल हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। आइए हम लोग समझते हैं। प्रश्न बहुत ही ईजी है, टफ नहीं है। हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझिए। देखिए पहले को प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया करिए। तो एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25%, कितना 25% मूल्य बढ़ाकर, कितना बढ़ाकर 25% मूल्य बढ़ाकर, क्या कह रहा है 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट आपको बताना है। प्रश्न आपको क्या समझ में आया। कह रहा है एक व्यापारी है अपनी वस्तुओं पर, वह कोई वस्तु है जिसपे 25% मूल्य बढ़ाकर वो बेचता है, और यदि अंकित मूल्य पर 4% छूट दे दिया तो लाभ उसको कितना मिलता है 25% पर। चलिए देख लेते हैं फटाफट हम लोग। आप लोग अच्छे समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मैं पूरा अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए लाभ परसेंट बराबर क्या होता है दोस्तों। लाभ परसेंट आपका बराबर होता है, लाभ परसेंट बराबर होता है दोस्तों क्या, फार्मूला आपको पता ही होगा, उसी पे मान रख देंगे हम लोग। 25 क्या रख देंगे, 25 माइनस 4 माइनस, थोड़ा सा दूर से लिखते हैं ताकि अट जाए अच्छे से। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है दोस्तों। लाभ परसेंट बराबर होगा आपका, तो मान रख देंगे उसी पे 25 माइनस 4 क्या कर देंगे, माइनस 25 गुणे 4/100। ठीक, इसको कर देंगे परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, इसी का परसेंटेज निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे क्या होगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे बचा 1। ठीक है, और 4 में से 25 में से 4 घट जाएगा तो 21 बचेगा। 21 माइनस 1, यहाँ पे 1 बचा है, तो एक बच गया। तो अब कितना आएगा इस घटाने पर, अब आ गया दोस्तों आपका 20%। तो ये निकल के आ गया 20 राइट आंसर है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरे का राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे डी, बी राइट आंसर है। तो हम लोग क्या निकाले, जो फार्मूला था उसी फार्मूले पर रख दिए हैं। 25 माइनस 4 कर दिए 4, और उसका माइनस 25 गुणे 4 कर दिए बटा 100 कर दिए। इसी को हम लोग हल कर लिए। क्या कर लिए, 25 चौका कितना होता है, 25 चौका 100, और 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, और 25 में से 4 घट जाएंगे 21 माइनस 1 कर देंगे तो बचेगा 20%। इसी को हमने सॉल्व किया है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। डी राइट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आप सभी मित्र आज की सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से 30 नंबर एलटी एग्जाम के लिए जो 30 नंबर प्रश्न पूछे जाने हैं, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी चल रही है एएस के टीचिंग टेम्पल पर। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे सभी कंप्लीट तैयारी करने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। आज की वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर आप लोग कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में, और कमेंट करके बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। तो आइए हम लोग विचार कर लेते हैं। प्रधानमंत्री के वेतन तथा भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। इसके वेतन तथा भत्ते का जो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, क्या ऐसा ही है। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। तो आपको बताना है तीसरे का राइट आंसर इसमें क्या होगा। आइए देखते हैं नीचे। तो आपको बताना है कौन सा सही है, 1 2 तीनों या 1 2 3। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सा प्रश्न होगा, ये दोस्तों प्रश्न है तीसरा है आपका, तीसरा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, मतलब 1 2 तीनों क्या है इसमें, तीनों क्या इसमें पूछा है दोस्तों,
यहाँ पे पूछा निम्न विचार करना, तीनों सही है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के वेतन तथा भत्ते का जो संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि केवल संसद जो सदस्य के रूप में वेतन एक भत्ते प्राप्त करता है, जो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। और जो ये कुछ चीज़ें हैं इसको आप लोग समझते रहिए। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम लोग 30 प्रश्नों, टॉप 30 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं विस्तृत व्याख्या के साथ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और साथ में लेक्चर भी हम लोग अटेंड क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा, अभी हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा किस शहर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया है? ये करंट का क्वेश्चन है। 2 से 3 प्रश्न करंट के आएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। करंट का क्वेश्चन कहीं से भी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जनवरी से लेके पूरा नवंबर तक के करंट अफेयर को कंप्लीट किए हैं। प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग उसे जरूर विजिट करिए। 2 मैगजीन को कंप्लीट कराया गया, पहला क्रॉनिकल को और दूसरा दृष्टि की जो मंथली वाइज करंट अफेयर आती है, दोनों को, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, दोनों मैगजीन को कंप्लीट कराया गया बहुत ही अच्छे से। तो आप लोग जरूर देखिए। तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, इंदौर, चंडीगढ़। चौथी का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी इंदौर है। कौन है? इंदौर। अभी हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा इंदौर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होगा। चलिए पैटर्न के अकॉर्डिंग चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते चल रहे हैं। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे या सॉल्व किए होंगे, ऑलरेडी मैं सॉल्व कराया हूँ, एक बार पुनः सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ अच्छे तरीके, कुछ अलग तरीके से लाऊंगा। तो आप लोग देखेंगे जो प्रश्न उसमें पूछे गए हैं उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को कराने का प्रयास कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से करा भी रहा हूँ दोस्तों। आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है। क्या यह सही है? एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है। ला नीना भारतीय मानसून को मजबूत करती है। तो पांचवें का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी। इसमें कौन सही नहीं है? सी, मतलब एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित नहीं होती है। आपको पता ही होगा एल नीनो की जो घटना है आमतौर पर हर वर्ष, या कह सकते हैं हर 3 से 5 वर्ष, हर 3 से 5 वर्ष में होती है। अल नीनो की जो घटना होती है जो कि आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहती है। इसके विपरीत जो ला नीना है, ये ला नीना घटनाएं कम से कम 1 वर्ष से 3 वर्ष तक बनी रह सकती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, दोनों में जो डिफरेंट है तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा यहाँ से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किस में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? किस में पाई जाती है दोस्तों? तो आप लोग बताइए, ढैंचा, सनई या बोड़ा, जिसे लोबिया के नाम से जानते हैं दोस्तों, गवार। तो छठे का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी, मतलब बोड़ा, लोबिया में। हरी खाद वाली फसलों में से जो बोड़ा है, लोबिया में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ये प्रश्न पहले बहुत पूछा गया था एग्जामों में, तो आप लोग अच्छे समझे रहिएगा, क्या भरोसा एग्जाम में भी मिल जाए आपको। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो थियोडोर बेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में है। इल्बर्ट बिल रिपन है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग। तो कब कब हुआ था? सन आपको याद होना चाहिए प्रॉपर। आप लोग निश्चिंत रहिए। अभी तक दोस्तों जितने भी इतिहास के यानी हिस्ट्री में युद्ध से प्रश्न बने और मॉडर्न इतिहास से जो भी चीज़ें सन वाले होते हैं उनका कंप्लीट लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ। जल्दी दोस्तों वो लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। जो सब्जेक्ट की तैयारी है, हिस्ट्री की 60 नंबर, उसमें भी काम करेगा और जीएस में भी काम करेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जल्द वो लेक्चर आने वाला है आपके बीच। चलिए देखते हैं सातवें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी, मतलब 1 2 3। 1 2 3 क्या है इसमें? सही है। 1 2 3 सुमेलित है। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये 8वां क्वेश्चन है और मैथ का ये दूसरा क्वेश्चन होगा। तो देखिए आप लोग बताइए, ये दूसरा क्वेश्चन होगा मैथ का। क्वेश्चन है x² + 1/(x² = 23 है। तो आपको मान निकालना है, x⁴ + 1/4 का मान आपको निकालना है। कुछ करना नहीं है, आप लोग परेशान न होइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बस करना क्या है आपको, देखिए करना ये है आपको, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसी को आप अगर इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा इंडिकेट मैं कर रहा हूँ, आप लोग आंसर करके कमेंट में जरूर बताएंगे। 1/(x²⁴ तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? तो x² + 1/(x⁴ + 2 ये भी हो जाएगा, मतलब 2x² प्लस या गुणे 1/(x⁴
एक्स स्क्वायर, ये प्राप्त होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, आपको इतना पता होना चाहिए। तो जब वही है इधर यस इसके बराबर कितना क्या मान है, तो 23 है, तो 23 यहाँ पे रख देंगे, 23 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। 23 का स्क्वायर करने के बाद ये आपका ये बचा ही है, ये आपका मान रख दिए हैं हम लोग। तो क्या मिलेगा, इसी को जब सॉल्व करेंगे और 23 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 529 हो जाएगा, 529 हो जाएगा दोस्तों। और इधर क्या बचा था, इधर बचा था आपका एक्स पावर 4 प्लस 1/1 एक्स पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करिए और बताइए राइट आंसर होगा क्या। तो सी राइट आंसर है, मतलब यहाँ पे सी राइट आंसर है। तो आप लोग जरूर सॉल्व करिए क्वेश्चन को पूरा। आइए देखते हैं आगे, एक प्रश्न आप लोग स्वयं सॉल्व करा करिए, मैं 2 प्रश्न चीज़ों को सॉल्व कराता चलूंगा। चलिए आइए आगे बढ़ चलते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। बस आइए अच्छे समझते हैं हम लोग। एक समबाहु कोई त्रिभुज है, कह रहा है उसकी ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा आपको बता दिया है 4 सेंटीमीटर है। पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, क्या है देखिए, कोई एक कह रहा है समद्विबाहु ना, समबाहु पूछ रहा है, समबाहु जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो ना, ये देखते हैं। तो कह रहा है ये हो गया। अब आप इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए, ए, इधर बी है, इधर सी है। ठीक है, अब कह रहा है ना, कह रहा है कि जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 4 है, प्रत्येक भुजा 4 हो जाएगी, इसको 4 है, ये भी 4 हो जाएगी आपकी, और ये बटी है तो 2 हो जाएगी आपकी। ठीक, चलिए हो गया। अब हम लोग फार्मूला इस पर क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाइए और एक त्रिभुज को पकड़िए और सॉल्व कर दीजिए। देखिए लंब बराबर होगा क्या, लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, थोड़ा हम डायरेक्ट करें जो समझते प्रयास करिएगा आप लोग, डायरेक्ट करेंगे। लंब बराबर होता है दोस्तों अंडर रूट में वही जिसका निकालना है, ये इसका 4 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है 4 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा, अंडर रूट में सब हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 16 में से 4 चला जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 यानी 3। सो ये इसका मान प्राप्त होगा। तो आपको समझ में आया होगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं पुनः, कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें राइट आंसर है दोस्तों बी राइट आंसर है ये वाला। क्या करने की आवश्यकता है इसमें, हम लोग पहले त्रिभुज का मान, त्रिभुज बना लिए समबाहु। अब इसको कह रहा है प्रत्येक भुजा की 4 है, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, और ये बटा है तो ये 2 होगी। ठीक है, अब इसी पे पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दीजिए। लंब निकालना है, तो लंब बराबर होता है ना, क्या होता है आपको पता, आप कमेंट बताइए लंब बराबर क्या होता है। तो उसी का मान रख दिए हम लोग, 4 का स्क्वायर कर दिए हैं और माइनस 2 का स्क्वायर कर दिए हैं। ये अंडर रूट में 16 माइनस 4, तो आ गया कितना आपका अंडर रूट 12। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, ये आंसर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन क्या होगा, 10वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। देखिए ये प्रश्न रिपीट है, ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया उसमें मिला था। जस्टिस रनाडे, आनंद मोहन बोस एवं ह्यूम दादा भाई नौरोजी। 10वीं का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10वीं का राइट आंसर यहाँ पे डी यानी दादा भाई नौरोजी। कब किए थे, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में, कब किए थे 1866 में यानी 1866 में किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने लंदन में भारतीय सदस्यों और सेनानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के साथ इसकी स्थापना की थी। तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, इतना आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। 30 नंबर के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए दोस्तों, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं। बस आप लोग एएसके टीचिंग टेम्पल को सहयोग बनाए रखिए इस चैनल को, और आप लोग आपका सपोर्ट रहा दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से मैं सारी चीज़ों को कंप्लीट कराऊंगा और कुछ नया चीज़ें लाने का प्रयास भी करता रहूँगा बीच बीच में। और आप लोग परेशान न होइए दोस्तों, आरओ की जो मेंस की तैयारी है 120 नंबर आरओ के लिए, 120 नंबर जो जीएस के आने हैं और 30 नंबर आपके हिंदी के, तो जल्द वो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर शानदार तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा जरूर कि आप लोग एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए, कितनी शानदार तरीके से तैयारी चल रही है आप लोग स्वयं देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, कब की, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, या सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने का प्रथम भारतीय बने थे। कब ये इसमें पूछा है, इसमें कौन से कार्य पहले हुए हैं। तो 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे बी, मतलब दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया पहले, ये राइट आंसर है, बी राइट आंसर है। आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को भी हम लोग मेंशन करते चलते हैं। 60 नोट्स में आप लोग चीज़ों को अच्छे से
तैयार कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम एक बेहतर रिवीजन के लिए एक शॉर्ट नोट्स आपका बना रहे। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज का स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी आपका 10 अप्रैल 1875 में की गई थी। कब? 1875 में, 1875 में। कब? कहाँ पे? मुंबई में की गई थी, मुंबई में की गई थी, इसको नोट कर लीजिए। और दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण का लेखन कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था आपका 1858-59 में, 1858-59 में। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ का लेखन 1882 में किया गया था, 1882 में। ठीक, इसको भी याद करके रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा दोस्तों, सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा कब पास की, कब सफलता मिली थी? तो ये 1863 में मिली थी। कब? 1863 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम। चंदावा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी दोस्तों को पता होना चाहिए। और इसका आंसर आप लोग बिल्कुल गलत मत करिएगा। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में लड़ा गया था, 1192 में। और चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध 1194 में। एंड खानवा का युद्ध 1527 में। ठीक है, और चौसा का युद्ध 1539 में। तो आप लोग मिला लीजिए अब कब हुआ। तो राइट आंसर है ए, 1 2 3 4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल आप लोग गलत मत करा करिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिला झारखंड के साथ सीमा बनाता है और या बनाती है? झांसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, बलिया, सोनभद्र, आगरा। आपको बताइए। चलिए देखिए, कूट बताइए, देख के कौन सा सही होना चाहिए। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी, मतलब केवल 5 सोनभद्र बनाती है। उत्तर प्रदेश का जो इकलौता जिला है जो झारखंड से सीमा साझा करता है वह सोनभद्र है दोस्तों। इसके अतिरिक्त यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है। ये सोनभद्र आपका। 14 क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व के नामों के आधार पर, उत्तर प्रदेश का जो पूर्व नाम था उसके आधार पर उसके आधार एवं उनके गठन के वर्ष के आधार पर कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए आप लोग। उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत ये 1877 से था। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध 1902 से। संयुक्त प्रांत 1927 से। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में। ये तो सही होना ही चाहिए। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मतलब ये आपका सुमेलित नहीं है, मतलब ये सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के गठन के समय में जो वर्षवार वर्णन है, या कह सकते हैं दोस्तों जो गठन का जो तथ्य है, राज्य का पुनर्गठन ये कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 में किया गया था। नोट करते चलिए आप लोग शॉर्ट नोट्स में, ताकि आपका एक अच्छा सा नोट तैयार हो जाए। देखिए, कह रहा है राज्य का जो पुनर्गठन था 1 नवंबर 1956 में था, 1 नवंबर 1956 में था। राज्य का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत कब पड़ा था? राज्य का जो नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, ये दोस्तों पड़ा था आपका कब? 1836 में, 1836 में पड़ा था। और दोस्तों उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत ये कब पड़ा था? ये 1877 में पड़ा था दोस्तों। ठीक है, ये वाला ये 1877 में सही है ये। और दोस्तों संयुक्त प्रांत आगरा और अवध ये 1902 में सही है। और जो संयुक्त प्रांत है ये 1937 में न होकर 1937 में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को सही है। चलिए अगला तथ्य देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 13-14 जून 2025 को इजराइल द्वारा ईरान के नाभिकीय ठिकानों एवं अन्य सैन्य ठिकानों पर किए गए घातक हमले का क्या नाम है? तो आप लोग बताइए। 15 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, ऑपरेशन राइजिंग लायन। जो इजराइल द्वारा ईरान के नाभिकीय ठिकानों पर अन्य ठिकानों पर किया गया था हमला, उसका नाम राइजिंग लायन नाम दिया गया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपका सहयोगी दोस्तों इस चैनल को आगे ले जाने का पूरा चीज़ें अच्छे से बनाएगा। बस आप लोग सहयोग बनाए रखिए, अपना सपोर्ट इस चैनल पर जरूर बनाए रखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसांख्यिकी वर्गीकरण के अनुसार भारत में कौन सा आयु वर्ग कार्यकारी आयु जनसंख्या का गठन करता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीट भी है प्रैक्टिस सेट में, मैं ऑलरेडी इसको पहले करा चुका हूँ। तो वो होगा दोस्तों 16 का राइट आंसर ए, 15 से 64। जनसांख्यिकी वर्गीकरण के अनुसार भारत में जो कार्यकारी आयु की जनसंख्या है वो 15 से 64 वर्ष की आयु है। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17 देखिए महाजनपद से है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। 16 महाजनपद की राजधानी सहित आपको याद होना चाहिए। और यूपी में कितने जनपद हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर 10 हैं तो 10 के राजधानी आपको याद होनी चाहिए। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग, कोसल। 17 का डी कोसल है।
कौशल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के पास था। इसका प्रथम राजधानी अयोध्या और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। तो दोनों को चीज़ों को अच्छे से आप लोग समझते हुए चलेंगे। मैं सारी चीज़ों को आपको बताता चलूँगा ताकि अगर कहीं से भी प्रश्न बने आप लोग अच्छे से उस प्रश्न को कर लें। जब कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, बहुत बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है एग्जामों में। जब कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा ये है, भूमध्य रेखा से यहाँ से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है तो वह देखता है, क्या देखता है? देशांतर की लंबाई में कमी, ऊंचाई में कमी, देशांतरों के बीच की दूरी में कमी। तो कौन से कथन इसमें सत्य होंगे? तो बताइए 18 का राइट आंसर होगा क्या? थोड़ा सा ऑप्शन आप लोग देखिए, अब बताइए। चलिए कौन सा कथन होगा? सी राइट आंसर। मतलब इसमें केवल 3 सही हैं। मतलब देशांतरों के बीच की दूरी में कमी दिखेगी। देशांतर को काल्पनिक रेखाओं द्वारा मापा जाता है, सभी दोस्तों पता होगा, जो पृथ्वी के चारों ओर लंबवत ऊपर और नीचे चलती है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर मिलती हैं। इन रेखाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? इन रेखाओं को मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। देशांतर की जो यामोत्तर रेखाएं होती हैं ध्रुवों पर मिलती हैं। अक्षांश के समानांतरों के बीच या देशांतर सभी लंबाई आपस में समान होती हैं। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल थे, हमने उस पर भी डिस्कस कर लिए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देशांतर की जो यामोत्तर रेखाएं होती हैं ध्रुवों पर मिलती हैं और अक्षांश के समानांतर के विपरीत देशांतर सभी लंबाई आपस में समान होती है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है? रूस, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, जॉर्जिया। तो कह रहा है कैस्पियन सागर। एटलस आपने सामने रखी। मैं बार बार आप लोग को कहता रहता हूँ एटलस अपने पास जरूर रखा करिए ताकि मैपिंग वाले जो प्रश्न है गलत नहीं होने चाहिए। अगर थोड़ा सा आपको अच्छे से एटलस के देखने की, अगर आपको देखने में आता है एटलस, तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे सॉल्व कर ले जाएंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है? आप लोग वर्ल्ड मैपिंग जाइए, एशिया वाले मैप में, आपको वहाँ पे एशिया वाले मैप में आप देखेंगे कैस्पियन सागर किधर है और उसके बाद देखिए कौन सा देश किससे संबंधित है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग यहाँ से देखकर, दिए कोड का आंसर दीजिए। 19 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 19 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका सी मतलब 1 3 4 5, 1 3 4 5 राइट आंसर है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, सी राइट आंसर 1 3 4 5। तो क्या होगा? कैस्पियन सागर का जो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये आपको पता होनी चाहिए, सबसे बड़ी झील है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3, वही कोई मतलब इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। कैस्पियन सागर में विश्व की सभी झीलों के कुल जल का 40 से 44% जल है। इसका सागर का विस्तार रूस है, तुर्कमेनिस्तान है, आपका अजरबैजान, ईरान देश है। चलिए 20 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सांस लेने अथवा छोड़ने वाली हवा में क्रमशः ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? लो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कितना होता है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, यानी 21% और 16%, 21% से लेके 16%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में श्वास अंगों द्वारा ऑक्सीजन युक्त हवा के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालना। सांस के साथ ली गई हवा में 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये पता होना चाहिए कितना होता है? 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि सांस के साथ छोड़ी गई हवा में 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% CO2 होता है। अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों, अगर कोई बात नहीं, PDF भी आपको अच्छे से पूरा व्याख्या सहित मिल जाएगी, आप लोग अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिए करिए। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ शरीर में रक्त के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पचा हुआ भोजन, अपशिष्ट पदार्थ, ऑक्सीजन। तो आप लोग बताइए कुछ देखकर कौन सा राइट आंसर होगा? 21 का डी, मतलब 1 2 3 तीनों सही हैं। चलिए रक्त वह तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिकाओं में बहता है। यह पचे हुए भोजन जैसे पदार्थों को छोटी आंत के शरीर में अन्य भागों में पहुंचाता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है और यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन, निकिल, आयरन, कॉपर। रिपीटेड क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। ए सिलिकॉन की इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन की परत की बनी होती है। घबराइए मत, कंप्यूटर क्लास जल्द आने वाली है, पूरा कंप्लीट हम लोग कंप्यूटर कर लेंगे, जो भी प्रश्न बनेंगे गलत नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 कौन सी विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन B2? तो सी का यहाँ पे बी राइट आंसर है, सी। मतलब विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है, यानी रासायनिक नाम है, और ऑक्सीकरण द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। विशेष रूप से उच्च तापमान पर और प्रसंस्करण, भंडारण और खाना पकाने के दौरान इसमें आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया एग्जामों में, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट के साथ साथ स्टार कर लेंगे इस प्रश्न को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आप लोग बने रहिए।
चीज़ों को समझते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, वीडियो को तो देख रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 30 नंबर LT की 30 नंबर GS की जो LT में पूछे जाने इसकी तैयारी करने के लिए, GIC में जो 40 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे GS से इसकी तैयारी करने के लिए, और सब्जेक्ट वाइज सभी लेक्चर चल रहे हैं। तो आप लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को वॉच करिए, और जो मित्र नए हैं एक बार चैनल को जरूर विजिट करेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों? अगला प्रश्न बना निम्नलिखित कथन का मिलान करिए। बोर्ड है एक तरफ मुख्यालय, कौन सा बोर्ड किससे संबंधित है? और यह प्रश्न यहाँ से बना है। काफी बोर्ड किससे संबंधित है दोस्तों? ये बंगलौर से है। रबर बोर्ड है आपका कोट्टायम, क्या है किससे बनेगा? रबर बोर्ड आपका कोट्टायम। एंड चाय बोर्ड किससे है दोस्तों? कोलकाता से। तंबाकू बोर्ड ये गुंटूर से है। तो आप लोग मिलाइए, यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन है दोस्तों बी, 1 3 4 2 राइट आंसर है। चलिए अगला 25वां क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। हम लोग व्याख्या सहित दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते चलें, ताकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी बने आप लोग सॉल्व करने के लिए सक्षम रहें। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। आपको इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। कर्क रेखा पूछा जा रहा है दोस्तों, कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको पता होना चाहिए, सभी के आंसर सही होने चाहिए। 25 वाला राइट आंसर है ए, 1 2 4, 1 2 4। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता तो आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए भारत और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है आप लोग कमेंट में करिए। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है, सभी दोस्तों पता होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो इसके हिसाब से ये राइट आंसर है। चलिए 26 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत द्वारा हाल ही में अनावरण की गई BM4 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो किस प्रकार की मिसाइल होगी? 24 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 26 का सी राइट आंसर है। अगली पीढ़ी की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत द्वारा अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया है। चलिए 27 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। 2 प्रश्न और हैं इसके बाद, 2 से 3 प्रश्न है। 2001-11 के दशक में से देश में न्यूनतम दर की वृद्धि किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, लक्षद्वीप। तो राइट आंसर 27 का हो जाएगा दोस्तों सी, नागालैंड में है। नागालैंड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, रिपीट भी क्वेश्चन करेगा ये, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए इसे। चलिए आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, आप लोग स्वयं देखेंगे पैटर्न, उसी पैटर्न को मैं चीज़ों को हल करा रहा हूँ उसी पैटर्न पर। संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा 71वें संविधान द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा ये। पॉलिटी का संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, कोंकणी। राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? 28 का राइट आंसर है दोस्तों डी, मतलब कोंकणी जोड़ी है, कोंकणी। इसका 3 से 4 मिनट का एक लेक्चर मैं डाला हूँ दोस्तों, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिए। जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के द्वारा भाषाओं को जोड़ा गया है विथ ट्रिक के माध्यम से मैं समझाया हूँ, उस 3 मिनट को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जो भी 22वें मतलब जो भी संविधान में भाषाएँ जोड़ी गई हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया हूँ, तो आप लोग उसे देखिएगा, जरूर देखिएगा। गलत प्रश्न वहाँ से नहीं होंगे। निम्नलिखित कथन का मिलान कीजिए, या निम्नलिखित का मिलान कीजिए। गौतम बुद्ध बिहार, डालमा झारखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, पेरियार केरल। तो किससे क्या संबंधित है दोस्तों? आप लोग जरूर बताएंगे। 29 का सी राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, मतलब यहाँ पे सी देख लीजिए। 2 1 3 4 मिला लीजिए आप लोग। गौतम बुद्ध झारखंड से हैं, डालमा बिहार, सिमलीपाल उड़ीसा, पेरियार केरल। एक बार पुनः देख लीजिए, गौतम बुद्ध किससे संबंधित है? झारखंड से। डालमा आपका है बिहार से, सिमलीपाल उड़ीसा, पेरियार केरल। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। क्या है? भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? सभी दोस्तों पता होगा, इसका आंसर कोई भी मित्र गलत नहीं करेंगे। तो राइट आंसर बनेगा बी, गेहूं, आलू, गन्ना। इसमें अग्रणी उत्पादक है अपना कौन? भारत। चलिए दोस्तों अब आप लोग बताएंगे 30 प्रश्न में से किस मित्र का कितना सही हुआ। बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट तैयारी हम लोग GIC LT के लिए 30 नंबर की कर रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों सब्जेक्ट की आपका इतिहास और भूगोल क्लासेस डेली जा रही हैं। आप लोग जरूर देखिए, कमेंट करिएगा लेक्चर कैसा लगा। अगला लेक्चर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए PDF प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।